Hello everyone. In this class, I'm going to start the importance of selection of suitable refrigerants. Importance of selection of suitable refrigerants. Try to understand selection of suitable refrigerants. ऑलरेडी प्रीवियसली थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था जब हम डेजिग्नेशन ऑफ क्या पढ़ रहे थे, डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट पढ़ रहे थे। उस समय थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था इस चीज के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं। यहां पे प्रॉपर वे में देखेंगे हम इस क्लास में, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रेफ्रिजरेंट। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा रेफ्रिजरेंट नहीं है जो आइडियली एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। डिमांड के अकॉर्डिंग कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होते हैं। अगर वो रेफ्रिजरेंट फुलफिल कर रहा है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, जिसमें मैंने बताया था कि एक तो मैंने बताया था मेन रिक्वायरमेंट क्या है। मेन रिक्वायरमेंट आज के डेट में इन्वायरमेंटल इश्यू है, दैट इज द ओजोन लेयर डिप्लेशन, एंड द सेकंड वन इज द टू मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, ठीक है ना। अगर ये दोनों चीजें मिनिमाइज हो रही हैं तो वो उस रेफ्रिजरेंट को हम अपने सबसे पहले उस रेफ्रिजरेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसे क्या करेंगे, फेस्ड आउट कर देंगे। और मैंने कहा कि 2030 तक इवन R22 भी क्या हो जाएगा, आपका फेस्ड आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका यूज नहीं होगा। और आज के डेट में भी आप रियलाइज करोगे कि समहाउ अगर आपके गैसेस आपके घर में एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, अगर गैसेस लीक हो जाते हैं R22 के, तो बहुत मुश्किल होता है नाउअडेज R22 का गैस मिलना, रेफ्रिजरेंट मिलना R22 मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल है नाउअडेज, क्योंकि ये चीजें क्या हो रही हैं, अब ऑब्सोलीट हो रही हैं। धीरे धीरे ट्रेंड आपका चेंज कर रहा है और ऐसे रेफ्रिजरेंट यूटिलाइज हो रहे हैं जिसमें क्लोरीन एटम नहीं है। तो मैंने कहा मेन सिलेक्शन क्राइटेरिया तो ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसमें क्लोरीन एटम नहीं है, ठीक है ना। और उसके ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को क्या देखना है कि कम है कि नहीं। उसके बाद उसे क्या करते हैं, उस डिस्टिंग्विश करते हैं, उस रेफ्रिजरेंट को डिस्टिंग्विश करते हैं कि हाँ नाउ दैट कैन बी यूटिलाइज। अब हमारा जो एप्लीकेशन है, जो हमारा डिमांड है, जो हम डिजाइन कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, उसके अकॉर्डिंग विच वन रेफ्रिजरेंट इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेट एंड केमिकल रिक्वायरमेंट। तो यही मैंने कहा कि आइडियल वर्ड इस प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज आइडियल नहीं है, पहले बता दूं। on the practical purpose, on the practical interest, no such refrigerant is an ideal refrigerant, ठीक है ना। सबके कुछ क्या है, बेनिफिट्स हैं, सबके कुछ ना कुछ अपने क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। ट्राई टू रियलाइज, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने डिजाइन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, अपने कूलिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो भी है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग विच वन इज सुटेबल उसे हम यूटिलाइज करते हैं। लेकिन विच वन इज सुटेबल का मतलब ये नहीं कि क्या ले लें, वैसा रेफ्रिजरेंट ले लेंगे जो ओजोन लेयर को डिप्लेट करेगा और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास एनवायरमेंटल इश्यूज को खत्म करने के बाद जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट बचे हुए हैं, उनमें which one is suitable according to our design purpose, according to our design of refrigeration system, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। नाउ विल सी सिलेक्शन ऑफ सुटेबल रेफ्रिजरेंट हैव टू बी नॉन टॉक्सिक। सबसे पहली चीज तो ये देखना है कि रेफ्रिजरेंट have to be non-toxic and non-flammable। तो याद होगा थोड़ा बहुत, मैंने प्रीवियस क्लास में जब हम लोग डेजिग्नेशन पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि CFC जनरली क्या होता है आपका, सिंथेटिक, यानी कि ह्यूमन मेड होता है, और इसलिए उसे बनाया जाता है कि बेसिकली वो रिलेटिवली लो क्या होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, बहुत ही लो फ्लेमेबल होते हैं। इवन डोमेस्टिक पर्पस पे उसे फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज करते हैं क्योंकि वो नॉन फ्लेमेबल होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं, नॉन फ्लेमेबल एज वेल एज नॉन टॉक्सिक, ठीक है ना। बाद में बताऊंगा वैसे मैं कि फ्लेमेबल और टॉक्सिक वर्ड इज द रिलेटिव वर्ड, ठीक है ना। रिलेटिव वर्ड कि सर्टेन स्पेस की बात करें, सर्टेन स्पेस, सर्टेन एरिया की बात करें, अगर उस सर्टेन स्पेस, सर्टेन एरिया में अगर वो क्या है, कोई केमिकल ज्यादा टॉक्सिक है, कोई केमिकल क्या हो सकता है, कम टॉक्सिक हो सकता है, according to the same concentration, according to the
सेम कंसंट्रेशन, सेम एरिया, कोई क्या हो सकता है ज्यादा टॉक्सिक, कोई कम टॉक्सिक, तो हम किसे यूटिलाइज करेंगे, कम टॉक्सिक वाले को यूटिलाइज करेंगे, सीधी सी बात है। तो आपके डोमेस्टिक पर्पस से आपका क्या होता है, स्पेस बहुत, इंडस्ट्रियल पर्पस पे तो स्पेस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस पे क्या होता है, आपका स्पेस बहुत कम होता है। तो स्पेस कम होता है और उस स्पेस में आपका क्या हो, अगर समहाउ CFC लीक भी करे तो विल बी नो प्रॉब्लम, किसी तरीके का टॉक्सिक ना हो और मतलब ह्यूमन को क्या करे, हार्म ना करे, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ह्यूमन को हार्म ना करे। इसलिए जनरली क्या होना चाहिए, रिलेटिवली लो, डोमेस्टिक पर्पस के लिए रिलेटिवली लो टॉक्सिक, और क्या होना चाहिए, लो फ्लेमेबल होना चाहिए। तो वही मैंने कहा कि एक्चुअली आइडियली तो क्या होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल, ठीक है, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल। और मैंने कहा कि सिंथेटिक, जनरली सिंथेटिक रेफ्रिजरेंट कह लो या CFC कह लो, जनरली क्या होता है, रिलेटिवली वेरी लो टॉक्सिक एंड वेरी लो फ्लेमेबल, ठीक है। नाउ दिस इज एग्जैक्टली thermodynamically there is no working fluid which could be called an ideal refrigerant। थर्मोडायनामिकली देखिए, मैंने पहले भी कहा नो वर्किंग फ्लूइड का मतलब सिंपली रेफ्रिजरेंट, इस पर्टिकुलर केस के लिए रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर केस के लिए वर्किंग फ्लूइड इज रेफ्रिजरेंट। नो वर्किंग फ्लूइड, नो रेफ्रिजरेंट व्हिच कुड बी कॉल्ड एन आइडियल रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, कोई भी ऐसा वर्किंग फ्लूइड नहीं है जिसे हम आइडियल, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो हमें सुटेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद देन आफ्टर, बट स्टिल आवर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ रेफ्रिजरेंट इन सच अ वे दैट, मैंने पहले भी कहा, इन सच अ वे आवर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिकम मोर इफिशिएंट and running cost reduces for desired temperature in the refrigerated space desired, हमें रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जो डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए, ऑब्वियस रेफ्रिजरेटेड स्पेस में क्या चाहिए, हमें लो टेम्परेचर चाहिए, उस लो टेम्परेचर के लिए क्या चाहिए, तो इवेपोरेटर में लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग व्हाट, थोड़ा सा रियलाइज करना, ऑलरेडी प्रीवियसली सारा कुछ डील कर चुका हूं मैं। अगर आपका लो टेम्परेचर चाहिए तो मैंने पहले भी कहा था कि इवेपोरेटर में क्या चाहिए, अगर रेफ्रिजरेटेड स्पेस में लो टेम्परेचर चाहिए 1 2 3 4, मैंने कहा कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस में लो टेम्परेचर चाहिए तो इवेपोरेटर प्रेशर जो 4 to 1 है उसे भी फर्दर क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। अगर फर्दर प्रेशर को कम करेंगे तो ऑलरेडी प्रीवियसली पैरामीटर देख चुके हैं, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, हमारा रनिंग कॉस्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इसलिए मैंने कहा रनिंग कॉस्ट रिड्यूसेस फॉर डिजायर्ड टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस एज वेल एज रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल इशू, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, हमारा सिस्टम इस तरीके से रेफ्रिजरेंट को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमारा सिस्टम क्या हो, ज्यादा इफिशिएंट हो। ज्यादा इफिशिएंट का मतलब रनिंग कॉस्ट हमारा सीधी सी बात कम है, एंड रनिंग कॉस्ट रिड्यूसेस फॉर डिजायर्ड टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, ठीक है ना, as well as reduces the environmental issues. That one is quite important. Try to understand environmental issues. That one is quite important. That one is what I'm going to ठीक है, environmental issues such as ozone layer depletion and global warming, ozone layer depletion and global warming and their relation to the various refrigerant, इनका ओजोन लेयर डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग का रिलेशन वो द वेरियस रेफ्रिजरेंट्स, कि अगर ये रेफ्रिजरेंट है तो इसके लिए ओजोन लेयर डिप्लेशन कितना होगा एंड ऑल दिस थिंग्स, इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग कितना होगा, दैट वन इज एग्जैक्टली द रिलेशन and their relation to the various refrigerants used। देखिए थोड़ा यहां ध्यान से, मैंने इसलिए ब्रैकेट में प्रॉपर वे में मेंशन किया है, ब्रैकेट में प्रॉपर वे में मेंशन किया है कि it is the important issues in the recent time, nowadays या recent time, जो भी आप कह लें कि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, दैट इज द
एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है ना, दैट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इश्यूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि मेनली सबसे पहले हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया पे इन पे काम करना होता है, उसके बाद मैंने कहा कि जो बचा उसके बाद उसमें से विच वन इज सुटेबल अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वो हमें चूज करना होता है एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू द, ठीक है ना, स्टेटमेंट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। इसे डील करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन करता हूं मैं, ध्यान देना। मैंने कहा था कि जब हम लोग वीसी साइकिल पढ़े थे, ध्यान देना, वीसी साइकिल पढ़े थे, उस वीसी साइकिल में जनरली हमने देखा था कि जो हमारा सीओपी कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहा था कंडेंसर टेम्परेचर और इवेपोरेटर टेम्परेचर के लिमिट पे, ठीक है ना, कंडेंसर टेम्परेचर और इवेपोरेटर टेम्परेचर के लिमिट पे आपका सीओपी डिपेंड कर रहा था, जो भी हमने प्रीवियसली देखा था। लेकिन इसके अलावे भी, ठीक है ना, कई प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके अलावे भी कई प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जिस पे हमें ध्यान देना होता है, और वो प्रैक्टिकल इश्यूज फर्दर एक्चुअली आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द रेफ्रिजरेंट, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ वर्किंग फ्लूइड पे ही डिपेंड करता है, ट्राई टू रियलाइज, ठीक है ना। सबसे पहले चीज ये बात ध्यान रखिए, कई चीजें समझा सकता हूं मैं, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट को डील करने के लिए कई चीजें मैं समझा सकता हूं, थोड़ा रियलाइज करना। इतना तो हम लोग वीसी साइकिल में डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं उसे इजीली इंटरलिंक कर सको, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्वियस आगे के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं तो ऑब्वियस वो ऐसा, और ये कहीं ना कहीं रेफ्रिजरेंट वगैरह किसके लिए पढ़ा रहा हूं, वीसी साइकिल में ही जो रेफ्रिजरेंट, क्योंकि जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ाया था उसमें तो थॉरली क्या यूटिलाइज करते हैं, एयर यूटिलाइज करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, ठीक है ना। एयर तो वैसे भी नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल होता है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना, किसी तरीके का प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जो वीसी साइकिल में जो जनरली रेफ्रिजरेंट यूज करते थे वो यहां पे सारा कुछ हम अपने यहां पे इस रेफ्रिजरेंट में मेनली डिस्कशन जो होगा, जो वीसी साइकिल में हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज एक्चुअली बता रहा हूं, और ऑलरेडी हमने वीसी साइकिल में याद भी होगा कि परफॉर्मेंस देखा था पैरामीटर चेंज करने पे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूं कि कंडेंसर एंड टेम्परेचर, कंडेंसर एंड टेम्परेचर, मैंने कहा कि इवेपोरेटर यानी कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस में जितना ही कम टेम्परेचर चाहिए उतना ही रेफ्रिजरेटर में हमें क्या चाहिए होगा, उतना ही लो कम टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए होगा, उतना ही लो प्रेशर टेम्परेचर चाहिए होगा। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपका प्रेशर रेशियो ज्यादा होगा, रनिंग कॉस्ट ज्यादा होगा, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी लो हो जाएगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कशन कर चुका हूं मैं, ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, रनिंग कॉस्ट आपका इंक्रीज कर जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लार्ज साइज ऑफ द कंप्रेसर हो जाएगा, लार्ज साइज ऑफ द कंप्रेसर हो जाएगा, ओवरऑल सिस्टम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। मैंने कहा कि सपोज टू बी, अब जैसा आपके रेफ्रिजरेंट में प्रेशर या कंडेंसर में प्रेशर, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्यूब का इवेपोरेटर में और उसके अकॉर्डिंग आपके कंडेंसर में ट्यूब का डिजाइन करना होगा, और ट्यूब का डिजाइन करोगे, जैसा मटेरियल लोगे उसके अकॉर्डिंग रिवर्सिबिलिटी वगैरह भी प्रेजेंट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा लेकिन सपोज टू बी कम टेम्परेचर के लिए, सपोज टू बी, ध्यान दीजिएगा, अगर डिजायर्ड टेम्परेचर हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस में अचीवेबल है और साथ ही साथ कोई ऐसा रेफ्रिजरेंट है जिसके लिए प्रेशर रेशियो भी क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है, प्रेशर रेशियो भी अगर कम हो रहा है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, दैट वन इज बेनिफिशियल फॉर अस, दैट वन इज अ फेवरेबल रेफ्रिजरेंट फॉर अस, ठीक है ना। कंप्रेसर का साइज कम हो जाएगा, आपका ट्यूब डिजाइन उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा, अब ट्यूबिंग होगा, ट्यूब में ऑब्वियस बात है रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल लॉसेस प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करेगा, दैट कंप्लीटली तो नहीं कहूंगा मैं, बट मच मोर डिपेंड्स ऑन द व्हाट सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द रेफ्रिजरेंट, कि किस तरीके का रेफ्रिजरेंट लें कि ओवरऑल प्रेशर रेशियो क्या हो जाए, ठीक है ना। पूरा सिस्टम का डिजाइन
आपका पूरा का पूरा किस पे डिपेंड हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का डिजाइन, एक्सट्रीमली सॉरी, इवेपोरेटर का डिजाइन, कंडेंसर का डिजाइन, कंप्रेसर का डिजाइन, एक्सपेंशन वाल्व कौन सा यूटिलाइज करना है, ये सब का पूरा सिस्टम का डिजाइन किस पे डिपेंड हो जाएगा, इस सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द रेफ्रिजरेंट पे डिपेंड हो जाएगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द रेफ्रिजरेंट पे डिपेंड हो जाएगा। तो मैंने कहा वीसी साइकिल में तो मेनली क्या देखते थे, बहुत ज्यादा क्राइटेरिया देखते ही नहीं थे, कंडेंसर टेम्परेचर और इवेपोरेटर प्रेशर पे। हालांकि मैंने कहा कि इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो विच मच मोर डिपेंड ऑन व्हाट, नॉट कंप्लीटली नहीं कहूंगा मैं, मच मोर डिपेंड्स ऑन द, क्योंकि कहीं ना कहीं किस तरीके का मटेरियल आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपने सिस्टम डिजाइन के लिए, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा, इम्पैक्ट आ जाता है उसका। तो मैंने कहा कि मच मोर डिपेंड ऑन द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द व्हाट, रेफ्रिजरेंट, जिसमें सिस्टम डिजाइन आ जाएगा, रनिंग कॉस्ट आ जाएगा, कंप्रेसर का साइज आ जाएगा, ओवरऑल सिस्टम का साइज आ जाएगा, इवेपोरेटर डिजाइन आ जाएगा, कंडेंसर डिजाइन आ जाएगा, तो वो सारा का सारा सिस्टम डिजाइन में ही आ गया, रनिंग कॉस्ट आ गया, ठीक है ना, सर्विस एबिलिटी कि आपका अगर सिस्टम बहुत ज्यादा सिस्टम डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होगा तो उसका सर्विसिंग क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इवन जैसा आपने रेफ्रिजरेंट ले रखा है, रेफ्रिजरेंट अगर क्या हुआ, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, रिलायबिलिटी, ठीक है ना, रिलायबिलिटी होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट वन इज मच मोर डिपेंड्स ऑन द व्हाट, रेफ्रिजरेंट, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इश्यूज, मैंने कहा इंपॉर्टेंट, दैट वन इज ट्राई टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, जो मैंने बताया बस यहां पे एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा, नथिंग एल्स। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इश्यूज सच एज द सिस्टम डिजाइन, साइज, इनिशियल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स, सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड सर्विसबिलिटी etc. depend very much on the type of refrigerant selected for a given application, ठीक है। This is your, now we will move to the next point की तरफ हम मूव करेंगे, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, a refrigerant may be required to satisfy certain requirement. A refrigerant may be required to satisfy certain requirement. Try to understand, certain requirement को satisfy करने के लिए according to the refrigeration application, obvious, ठीक है। may be classified as, उस requirement को कैसे classified करते हैं, थर्मोडायनामिक रिक्वायरमेंट कहते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट कहते हैं, केमिकल रिक्वायरमेंट कहते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। दिस इज एग्जैक्टली सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दिस इज एग्जैक्टली, और मेनली हमें ये देखना है थर्मोडायनामिक, केमिकल एंड फिजिकल, और इन्वायरमेंटल इश्यूज देखना है, लाइक व्हाट, इन्वायरमेंटल इश्यूज लाइक ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली आपका ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, बस यही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया, और यही हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैंने कहा गेट के लिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हाँ अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव या नॉलेज पर्सपेक्टिव से इसे आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, दैट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन ही कहीं ना कहीं आपके रेफ्रिजरेशन के सिलेक्शन पे, अगर रेफ्रिजरेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको समझ में आता है, देन यू कैन क्या कर सकते हो, उसे आप देख सकते हो अपने डिफरेंट अपने जब एक्सपेरिमेंटेशन उस पर करोगे कि विच वन इज मोर सुटेबल, ठीक है। हालांकि नाउ डेज तो बहुत इजी हो चुका है, क्योंकि आपके पास चार्ट अवेलेबल होता है, और चार्टिंग के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, जैसा हम सिस्टम डिजाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रीवियसली इस चार्ट को डेवलप करने से प्रीवियसली क्या किया गया था, बहुत ज्यादा रिगरस एक्सपेरिमेंटेशन किए गए थे, उसके बाद आपके सामने नाउ डेज दैट देयर विल बी द चार्ट, और चार्टिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, व्हाट, इस सिस्टम एप्लीकेशन, इस डिजाइन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा रेफ्रिजरेंट सुटेबल होना चाहिए, इस मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन सा रेफ्रिजरेंट सुटेबल होना चाहिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम नाउअडेज, ठीक है ना। तो मेनली ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, और मैंने कहा कि इससे भी पहले क्या आता है, एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है ना। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट।
प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। हमें इस पर्टिकुलर जो भी हमारा डिस्कशन चल रहा है इस क्लास में हम सिंपली क्या करेंगे, या फिर इस क्लास की बात करें इस टॉपिक में, एक्चुअली इट विल बी बेटर टू से इस टॉपिक में रेफ्रिजरेंट्स में मेनली हम प्राइमरी, पहले ही बता दूं मैं कि मेनली प्राइमरी रेफ्रिजरेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कस कर दूं कि व्हाट इज द प्राइमरी एंड व्हाट इज द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्कशन यहां पे करूंगा मैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। मेनली इस टॉपिक में रेफ्रिजरेंट जो टॉपिक हमारा है उसमें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट? इट इज डायरेक्टली एज वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, विच इज यूटिलाइज्ड इन द वीसी साइकिल। वीसी साइकिल आपके इवेपोरेटर से मूव कर रहा है, कंप्रेसर से मूव कर रहा है, कंडेंसर से मूव कर रहा है, एक्सपेंशन वाल्व से मूव कर रहा है, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। और इसी के कारण आपका क्या हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, जिसके कारण एक्चुअली आपको कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द व्हाट, आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। जैसे R22 हो गया, R32 हो गया, R134 हो गया, R410 हो गया, CFC हो गया, दैट ऑल आर कॉल्ड एज द प्राइमरी। वीसी साइकिल में मेनली ये यूटिलाइज होते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि जो भी यहाँ रेफ्रिजरेंट्स देख रहे हैं मेनली फॉर द वीसी साइकिल देख रहे हैं, ठीक है ना। आगे एक लाइन डिस्कस करूंगा मैं, एक लाइन कि जो भी यहाँ पे देखेंगे वीसी साइकिल के रेफ्रिजरेंट्स के बारे में देखेंगे, तो मैंने कहा कि जो वीसी साइकिल में मेनली इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू मूव कर रहा है, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, लाइक R22, R134A, R32, R410, CFC, वेरियस CFCs, ठीक है ना, फ्रियोन्स, दैट वन इज it is used directly as working fluid, for example in vapor compression। VC साइकिल का मतलब वेपर कंप्रेशन एंड वेपर एब्जॉर्प्शन, इसे बाद में देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अगर इसे समझ में आए, जो लोग थोड़ा बहुत वेपर एब्जॉर्प्शन जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते हैं देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेपर एब्जॉर्प्शन वी विल डिस्कस लेटर, ऑब्वियस ये पूरा का पूरा टॉपिक ही अलग से पढ़ना है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। वहां पे जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। व्हेन यूज्ड इन कंप्रेशन और एब्जॉर्प्शन सिस्टम, दिस फ्लूइड्स प्रोवाइड रेफ्रिजरेशन बाय अंडरगोइंग अ फेज चेंज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोवाइड रेफ्रिजरेशन by undergoing a phase change process in the evaporator, like CFC, HCFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑलरेडी बता चुका हूं। HCFC का मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC का मतलब दैट इज द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और एटसेट्रा, ठीक है ना। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट देखिए, थोड़ा रियलाइज करना पहले। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम की बात करें अगर हम, ठीक है ना, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में की बात करें तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर तो आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट मूव कर रहा है, लेकिन उस ट्यूब्स के ऊपर जहां पे आपके रूम में इवेपोरेटर या फिर वो यूनिट लगाया जाता है जिसके कारण आपका टेम्परेचर ऑफ द रूम क्या हो, कम हो, ठीक है ना। और आउटडोर यूनिट जो होता है कंडेंसर, कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व, ये तीनों के तीनों होते हैं आपके आउटडोर यूनिट में, ठीक है ना। आउटडोर यूनिट में ये तीनों के तीनों दैट वन इज कॉल्ड एज कंडेंसिंग यूनिट कहते हैं उन्हें, ठीक है ना। दैट वन इज, ये तीनों के तीनों एक साथ होते हैं आउटडोर यूनिट में, कंप्रेसर, कंडेंसर एज वेल एज एक्सपेंशन वाल्व, तो ये दैट वन इज कॉल्ड एज अ कंडेंसिंग यूनिट। और आपका इवेपोरेटर जो होता है दैट वन इज द इंडोर यूनिट होता है। इंडोर यूनिट रूम के अंदर लगाया जाता है जिसके कारण आपका रूम का टेम्परेचर डाउन होता है। नाउ यू कैन रियलाइज, ठीक है। और उस इवेपोरेटर पे एक्चुअली व्हाट हैपन एग्जैक्टली, उस इवेपोरेटर पे आपका एयर क्या होता है, रिसर्कुलेट करता है, एयर रिसर्कुलेट करता है, और रिसर्कुलेशन के कारण क्या होता है, उस इवेपोरेटर को अपना हीट क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, और वो फर्दर रिसर्कुलेट होने के कारण व्हाट हैपन, दैट वन इज मिक्स्ड विद द रूम एयर, और रूम एयर के साथ मिक्स करने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, टेम्परेचर ऑफ द रूम एयर क्या होता है आपका, डाउन होता है।
This is exactly it means in air conditioning that air is what? Secondary refrigerant. ठीक है ना? That air is what? Air is called as a secondary refrigerant. आपको आगे बताऊंगा मैं, कई बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स, उसमें एक्चुअली इंडोर यूनिट जो इवेपोरेटर यहां पे आप देख रहे हो, डायरेक्टली उसके अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। लेकिन बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े स्पेस को जब आपको रेफ्रिजरेट क्या करना होता है, कूल करना होता है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, डायरेक्टली इवेपोरेटर को एज अ इंडोर यूनिट वहां पे नहीं लगाते हैं। डायरेक्टली इवेपोरेटर को एज अ इंडोर यूनिट वहां पे नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं, वाटर को फ्लो कराते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वाटर को फ्लो कराते हैं या ब्राइन सॉल्यूशन को फ्लो कराते हैं, ठीक है ना? ब्राइन सॉल्यूशन को फ्लो कराते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन को फ्लो कराते हैं उस इवेपोरेटर से, जिसके कारण ब्राइन सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इवन समटाइम्स लेस देन द 0 डिग्री सेल्सियस। और ये ध्यान है कि ब्राइन सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इवेपोरेटर का टेम्परेचर जो होना चाहिए, दैट वन इज व्हाट, और यू कैन से इवेपोरेटर का टेम्परेचर कुछ भी हो, ब्राइन सॉल्यूशन का टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और क्या करेगा, जिसके कारण इट मे बी प्रॉब्लम ऑफ क्लॉगिंग द ट्यूब्स, क्लॉगिंग द ट्यूब्स ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, ट्यूब्स ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, बड़े बड़े प्लांट में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूटिलाइज किया जाता है। जब बड़े स्पेस को आपको क्या क्या करना होता है, कूल करना होता है, तो वहां पे डायरेक्टली समटाइम्स ऐसा होता है कि इंडोर यूनिट में इवेपोरेटर आपका नहीं, डायरेक्टली इवेपोरेटर को एज अ इंडोर यूनिट नहीं लगाते हैं। इंडोर यूनिट क्या होता है आपका, उस इवेपोरेटर से पहले ब्राइन सॉल्यूशन या समहाउ यू कैन से द वाटर, ठीक है? तो वाटर का टेम्परेचर जब इवेपोरेटर से वो पास कर रहा है, तो वाटर, अगर वाटर का एग्जांपल ले, समझाना इजी होगा। वाटर का टेम्परेचर जब वो इवेपोरेटर से पास कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा, व्हाट हैपन, वो आइस फॉर्म कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, जिसके कारण आपका होल ट्यूब ऑफ द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा आपका, दैट बिकम्स क्लॉग, ठीक है? तो व्हाट हैपन, वो वाटर या ब्राइन सॉल्यूशन उस इवेपोरेटर से पास करता है, और उस ब्राइन सॉल्यूशन को कहां तक लाते हैं, जिस स्पेस को आपको रेफ्रिजरेट करना है, जिस स्पेस को आपको कूल करना है, वहां तक लाते हैं। और वहां पे लाके फिर फर्दर क्या कर होता है, जिसके कारण आपका रूम कूल करता है, और उसके ऊपर एयर वगैरह ब्लो करते हैं, जिसके कारण उससे हीट, एयर आपका क्या करता है, उससे हीट देके आपके रूम को, फिर आपके स्पेस को क्या कर देता है, कूल करता है। दिस इज एग्जैक्टली सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। यानी कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, हीट को ट्रांसपोर्ट करना, विच इज यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का क्या मतलब होता है, विच इज यूटिलाइज्ड, मेनली यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो यूटिलाइज किया जाता है, थर्मल एनर्जी को, दैट वन इज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट ध्यान दीजिएगा, इस सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में किसी तरीके का फेज चेंज नहीं होता है। और मैंने कहा बड़े रेफ्रिजरेशन प्लांट्स में समटाइम्स इंडोर इवेपोरेटर डायरेक्टली एज अ इंडोर यूनिट नहीं होता है, उस इवेपोरेटर पे क्या करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन या वाटर को फ्लो कराते हैं, और ब्राइन सॉल्यूशन और वाटर को फ्लो कराने के ड्यूरिंग दैट फ्लो उसका टेम्परेचर उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं जाना चाहिए, उसका टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहना चाहिए, आपके ब्राइन या वाटर के एबव होना चाहिए, ताकि आपका फ्रीजिंग ना हो। फ्रीजिंग ना हो तो आपका ट्यूब क्लॉग ना करे, ठीक है ना? और वो फिर आपके कहां तक आता है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस तक आता है, और समहाउ एयर ब्लो करके उस किस पे, सेकेंडरी रेफ्रिजरेटर के ऊपर, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के ऊपर एयर वगैरह ब्लो करके क्या करते हो, फर्दर अपने स्पेस को क्या करते हो, कूल करते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा मैं। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग थर्मल एनर्जी क्लियरली फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। Secondary refrigerants are also known under the name brines और antifreezes। Antifreezes का मतलब क्या, ये फ्रीज नहीं होना चाहिए, और या इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, that should be quite low।
फ्रीजिंग पॉइंट ब्राइन सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए, बहुत ही लो होना चाहिए, ताकि ये फ्रीज ना करे जब ये इवेपोरेटर से पास करेगा तो, ठीक है ना। Antifreezes. Unlike primary refrigerant, the secondary refrigerants do not undergo phase change. Already बताया मैंने. The commonly used secondary refrigerants are solution of water and ethyl glycol. ठीक है ना, प्रोपिलीन ग्लाइकोल और कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड इथाइल ग्लाइकोल या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकोल और कैल्शियम क्लोराइड। इफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर एबव 0 डिग्री सेल्सियस, ध्यान दीजिएगा, इफ ऑपरेटिंग, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, इफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज एबव 0 डिग्री सेल्सियस, the pure water is also used as what, secondary refrigerant. This is your what, this is about the secondary refrigerant, nothing else. अभी यहां पे मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया इसके बारे में, इस पूरे के पूरे रेफ्रिजरेंट्स में हमें डिस्कशन नहीं करना है, मेनली हमें कौन सा, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के बारे में डिस्कशन करना है, ठीक है ना। दैट वन इज, क्योंकि पूरा का पूरा आपके इवेपोरेटर का परफॉर्मेंस से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नाउ इन दिस लेक्चर, ऑलरेडी मैंने बताया भी, इन दिस लेक्चर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज्ड मेनली इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, मेनली यूज्ड इन वेपर कंप्रेशन, यानी कि वो रेफ्रिजरेशन, एक तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का यूटिलाइजेशन डिस्कशन करना है, और वो रेफ्रिजरेंट्स जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए यूटिलाइज होता है, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, दैट इज द फर्स्ट वन इज द थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट, सेकंड वन केमिकल रिक्वायरमेंट एंड द थर्ड वन इज द फिजिकल रिक्वायरमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले ही बताया मैंने, अपार्ट फ्रॉम दीज एनवायरमेंटल इश्यूज आर मेन, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड इकोनॉमिक्स। ऑब्वियस, इकोनॉमिक्स को अगर सेकेंडरी मान भी लें तो प्राइमरी एकदम ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल इश्यूज आर मेन इन रिसेंट टाइम एंड इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, और ये तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा, सो ऑब्वियस है अकॉर्डिंग टू द आवर रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। Now we'll move to the, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले थर्मोडायनामिकल, देन आफ्टर केमिकल, फिजिकल रिक्वायरमेंट। जो यहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट है ना, देखिए केमिकल सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं, और फिजिकल आपका रिक्वायरमेंट किसके लिए, दैट इज को विस्कोसिटी कैसा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा है, थर्मल कंडक्टिविटी कैसा है, ऑल दिस थिंग्स, इस तरीके से, ठीक है ना। केमिकल आपका सेफ्टी के लिए और फिजिकल आपका किसके लिए, दैट वन इज केमिकल में तो यही डिस्कस करेंगे कि वेदर इट इज टॉक्सिक और नॉट, फ्लेमेबल और नॉट, आपका लुब्रिकेंट के साथ एक्शन क्या है, मटेरियल के साथ एक्शन क्या है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में सिंपली डिस्कस करेंगे कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली, और उसके कारण आपके परफॉर्मेंस पे क्या, ठीक है ना, जिसके कारण हीट ट्रांसफर पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। वी विल डिस्कस each and everything, we will discuss. At first I'm going to discuss the thermodynamical requirements. Now thermodynamical requirements, कहीं ना कहीं सब के सब ये आपस में क्या है, थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट्स सब के सब ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। अगर सही ढंग से देखा जाए तो थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट को मतलब जितने भी यहां पे थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट्स हैं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर एक को सही ढंग से समझने की कोशिश की जाए ना तो अपने आप ये सब कुछ एक ही साथ डिस्कशन हो जाएगा। एक को अगर सही ढंग से डिस्कशन करने की कोशिश की जाए तो बाकी सब के सब एक ही साथ डिस्कशन हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यही मैंने कहा कि एट द लास्ट वी विल कंक्लूड, ठीक है ना, एट द लास्ट हम कंक्लूड करेंगे कि किस तरीके से सब, और वैसे भी अभी भी आप देखोगे कि अगर सही ढंग से डिस्कस किया जाएगा तो सब के सब कहीं ना कहीं थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट सब एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। आइए वी विल सी द फर्स्ट वन वी विल डिस्कस, दैट इज सक्शन प्रेशर। अब ऑलरेडी मैंने बताया कि सक्शन प्रेशर क्या होना चाहिए। सक्शन प्रेशर का मतलब व्हाट इज दैट मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर means at the inlet
of the compressor, or you can say at the exit of evaporator. Each and everything I have discussed clearly, ठीक है ना. At a given evaporated temperature, try to understand. तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि सक्शन प्रेशर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए. बहुत ज्यादा लो होगा फॉर डिजायर्ड टेम्परेचर, जो भी हमें टेम्परेचर अपने रेफ्रिजरेटेड स्पेस में मेंटेन करना है, या फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इवेपोरेटर में जो हमें मेंटेन करना है, अगर आपका सक्शन प्रेशर बहुत ही लो हो गया, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ द कंप्रेसर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, और ओवरऑल साइकिल का रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ओवरऑल साइकिल का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. ऑलरेडी ये सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूं. जब ये डिस्कस कर चुका हूं थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट, यहां पे बहुत ज्यादा कोई टिपिकल टास्क नहीं है इस चीज को समझना. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बस वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे. यहां पे एक छोटा सा बस यहां पे डिस्कशन करना है, दैट इज व्हाट, एक छोटा सा डिस्कशन करना है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, कुछ थोड़ा बहुत मैथमेटिकल एनालिसिस. देखिए एक चीज और कहूंगा कि मैथमेटिकल एनालिसिस तो करूंगा मैं, ठीक है. क्लियरली स्पीकिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अगर आप हो तो आप उसे जरूर देखना, और अगर इट इज पॉसिबल तो आप उसे याद रखना, नहीं तो उसे समझ लेना एटलीस्ट, और समझ के बाकी सारा कुछ. एक बार उसे अगर समझ लोगे तो ये थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट्स याद रखना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा. ठीक है. क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन डिस्कस करूंगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर से कह रहा हूं, अगर वो याद रख सके इट विल बी बेटर, नहीं भी याद रख सके उसे प्रॉपर समझ लेना. क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी डिस्कस मैथमेटिकल करने वाला हूं मैं, और जैसे उसे आप समझ लोगे, ये थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट हमें याद रखना बहुत ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने कहा एट अ गिवन इवेपोरेटेड टेम्परेचर, दैट शुड बी क्वाइट नेसेसरी. एट अ गिवन इवेपोरेटेड टेम्परेचर, एक ऐसा रेफ्रिजरेंट एट अ गिवन इवेपोरेटेड टेम्परेचर, एक ऐसा रेफ्रिजरेंट जिसके लिए सक्शन प्रेशर क्या हो, या सैचुरेशन प्रेशर इन द इवेपोरेटर क्या हो, सैचुरेशन प्रेशर इन द इवेपोरेटर इज लार्ज, ज्यादा हो. व्हाट हैपन एग्जैक्टली, दो मैंने रेफ्रिजरेंट ले लिया, सेम टेम्परेचर, इवेपोरेटेड टेम्परेचर सेम हमें रखना है. एक के लिए प्रेशर कम है, एक के लिए प्रेशर ज्यादा है. व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जिसका प्रेशर ज्यादा है उसके लिए प्रेशर रेशियो कम हो जाएगा. प्रेशर रेशियो कम हो जाएगा, आपका क्या कंप्रेसर आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी लार्ज हो जाएगा. ओवरऑल सिस्टम का रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा. ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव हो जाएगा. तो वही है, सक्शन प्रेशर की बात करेंगे. द सैचुरेशन प्रेशर शुड बी एबव एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना, above atmospheric for prevention of air. डोंट वरी, इसे समझाऊंगा मैं, डोंट वरी. for prevention of air or moisture ingress into the system and ease of leak detection. ध्यान रखिएगा, हायर सक्शन प्रेशर इज बेटर. जो मैंने अभी समझाया वो यहां से डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट मैं समझाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है. जो यहां पे मैंने डिस्कस किया वो ये है, हायर सक्शन प्रेशर इज बेटर एज इट लीड्स टू स्मॉलर कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट. सीधी सीधी बात है. स्मॉलर कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट का स्मॉलर कंप्रेसर का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा. ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाएगा. आइए देखते हैं सक्शन प्रेशर क्या है आपका. एट अ गिवन इवेपोरेटेड टेम्परेचर, प्रेशर क्या होना चाहिए इन द इवेपोरेटर, एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए. व्हाट इज दैट मीनिंग, मतलब ये कि थोड़ा यहां पे मैं एक क्या बना रहा हूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ वीसी साइकिल फ्रीक्वेंटली 4 1 2 3, यानी कि 4 to 1 जो आपका सैचुरेटेड प्रेशर है, 4 to 1 P saturation across the evaporator है, ये क्या होना चाहिए, that should be P saturation across the evaporator is greater than the P atmospheric.
आखिर इसका क्या रीजन है फॉर अ गिवन टेम्परेचर ऑफ द इवेपोरेटर फॉर अ पर्टिकुलर इवेपोरेटर टेम्परेचर, आखिर क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन? ऐसा इसलिए कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इवेपोरेटर प्रेशर ज्यादा हुआ, या फिर ऐसे लेते हैं कि अगर ये ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स किसके हैं, दैट वन इज द ट्यूब्स ऑफ इवेपोरेटर, जिसके अंदर क्या हो रहा है आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है, रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेंट आउट, दैट वन इज द एटमॉस्फेरिक। अगर इसके अंदर आपका प्रेशर सपोज टू बी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए फॉर इवेपोरेटर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक एयर क्या हो जाएगा, इस एटमॉस्फेरिक एयर अटैक, ठीक है ना, अटैक्स टू द इवेपोरेटेड ट्यूबिंग, इवेपोरेटेड ट्यूबिंग पे क्या करेगा, अटैक करेगा। और व्हाट हैपन एग्जैक्टली, समहाउ अगर थोड़ा सा भी लीकेज हुआ, थोड़ा सा भी लीकेज हुआ, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, थोड़ा सा भी लीकेज हुआ, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपका ये एटमॉस्फेरिक एयर आपका रेफ्रिजरेंट से जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और रेफ्रिजरेंट से जाके मिलने के बाद व्हाट हैपन, आपका एटमॉस्फेयर, एक तो दो चीजें होंगी, आपका एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी होता है, आपका एटमॉस्फेरिक एयर में मॉइस्चर कंटेंट होता है, और मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण अगर ये रेफ्रिजरेंट से जाएगा तो वो मॉइस्चर कंटेंट कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस ही नहीं होगा, इन सम केसेस दैट वन इज फ्रीज हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, दैट वन इज यहाँ पे आपका एक लेयर बना देगा, फ्रीज हो जाएगा इस इवेपोरेटर में, और क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर बना जाएगा। साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक एयर जब अटैक करेगा, तो ध्यान दीजिए, एटमॉस्फेरिक एयर जब अटैक करेगा, व्हाट हैपन, दैट वन इज एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारा है नॉन कंडेंसेबल गैस है। मैंने कहा मॉइस्चर, एयर में क्या है आपका मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर तो क्या हो गया, कंडेंस हो गया, और कंडेंस ही नहीं होगा, समटाइम्स क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होने के बाद क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये दैट वन इज सिट टू द आपका किस पे, दैट वन इज द इवेपोरेटेड ट्यूब पे आपका क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा आपका कंप्लीटली, दैट वन इज, ठीक है, जिसके कारण accumulated at the accumulated in the evaporated tubing मॉइस्चर कंटेंट। और दूसरी बात मैंने कहा कि एटमॉस्फेरिक एयर क्या होता है, नॉन कंडेंसेबल होता है। नॉन कंडेंसेबल होने के कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जब ये अटैक करेगा आपका एटमॉस्फेरिक एयर, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इवेपोरेटर में आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका नहीं रह जाएगा, देयर विल बी सम ग्लाइडिंग टेम्परेचर, देयर विल बी सम ग्लाइडिंग टेम्परेचर। तो उसके लिए फर्दर क्या करना पड़ेगा हमें, इवेपोरेटर प्रेशर को, सेम टेम्परेचर को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्दर हमें यहां इवेपोरेटर टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसके कारण परफॉर्मेंस आपका इवेपोरेटर टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि एटमॉस्फेरिक एयर क्या है, नॉन कंडेंसेबल है। नॉन कंडेंसेबल का मतलब ऑलरेडी हम लोग कहां देख चुके हैं, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में देख चुके हैं कि क्या है वहां पे जब आपका स्टोरेज स्पेस से हीट ले रहा है, उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका एयर इज नॉन कंडेंसेबल। जब आपका एयर नॉन कंडेंसेबल होगा तो आपके इवेपोरेटर में क्या हो जाएगा आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एट द सेम टेम्परेचर आपका हीट एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगा, एट द सेम टेम्परेचर हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस नहीं रह जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ग्लाइडिंग टेम्परेचर हो जाएगा नॉन कंडेंसेबल गैसेस के कारण। और नॉन कंडेंसेबल गैसेस के कारण अगर ग्लाइडिंग टेम्परेचर हो जाएगा तो सेम टेम्परेचर अचीव करने के लिए फर्दर हमें इवेपोरेटर के टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, विच इज, जिसके कारण ऑब्वियस, और टेम्परेचर के इवेपोरेटेड टेम्परेचर को अगर डाउन करेंगे तो उसका ऑब्वियस प्रेशर भी डाउन होगा, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द, ठीक है ना। साथ ही साथ जो आइस यहां फॉर्मेशन हुआ वो क्या करेगा, आइस ये आपके रेफ्रिजरेंट और स्टोरेज स्पेस के बीच जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, एक एक्स्ट्रा क्या क्रिएट करेगा, कंडक्टिव रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा, जिसके कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली, फर्दर आपका हीट ट्रांसफर, इफेक्टिव हीट ट्रांसफर डाउन होगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डाउन होगा। दैट्स व्हाई क्या होना चाहिए, एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इसीलिए इवेपोरेटर में आपका प्रेशर क्या होना चाहिए, एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। साथ ही साथ व्हाट हैपन एग्जैक्टली, लीकेज कैन बी इजीली डिटेक्टेड। अगर मान लो कि somehow there will be some hole in the tubing,
ऑन द साइड्स ऑफ इवेपोरेटर, ठीक है ना। एक्सपेंशन वाल्व से एक्सपैंड किया, एक्सपेंशन वाल्व से बाहर निकला, इवेपोरेटर में गया और इवेपोरेटर के थ्रू कंप्रेसर में गया। इतने दूर तक अगर आपका कहीं पे भी, अगर इतने दूर तक कहीं पे भी व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अगर लीकेज हुआ, अगर कहीं पे भी लीकेज हुआ तो वी कैन इजीली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एबव हुआ और देयर विल बी सम लीकेज, तो वहां से क्या होगा, रेफ्रिजरेंट लीक होना शुरू होगा, रेफ्रिजरेंट लीक होना शुरू होगा, ठीक है। तो बबल फॉर्मेशन वगैरह के थ्रू हम इसे क्या कर सकते हैं, सोप बबल फॉर्मेशन वगैरह के थ्रू हम इसे इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और भी लीक डिटेक्टिंग के और भी तरीके हैं, वी विल डिस्कस इन द फिजिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और भी लीक डिटेक्टिंग के अदर रिक्वायरमेंट और भी तरीके हैं, वी विल डिस्कस इन द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो दैट इज एग्जैक्टली योर सक्शन प्रेशर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्चार्ज प्रेशर। एट डिस्चार्ज प्रेशर सब लोग जानते हैं, प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं कि डिस्चार्ज प्रेशर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी फॉर अ गिवन कंडेंसर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लो, ठीक है। आइए देखते हैं, एट अ गिवन कंडेंसर टेम्परेचर the discharge pressure should be small as possible, but obvious greater than, जब evaporator pressure ही atmospheric pressure से greater होना चाहिए तो obvious condenser pressure भी greater than the atmospheric pressure ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन pressure ratio कम होने के लिए क्या होना चाहिए, that should be at a given condenser temperature, that should be as small as possible to allow lightweight construction of compressor, obvious कंडेंसर एंड एटसेट्रा, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली सिस्टम डिजाइन के लिए बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि रेफ्रिजरेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रीवियसली मैंने डील किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रीवियसली मैंने डील किया कि रेफ्रिजरेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बहुत ज्यादा सिस्टम डिजाइन आपका इंपैक्ट करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड साइज एंड ऑल दिस थिंग्स, इनिशियल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सब कुछ। Now, discharge pressure as small as possible to allow lightweight construction of compressor, condenser, etc. Pressure ratio के बारे में तो obvious मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ किसके लिए यूटिलाइज हो रहा है, प्रेशर रेशियो के लिए ही बोल रहा हूं मैं। It means that should be as small as possible for high volumetric efficiency and low power consumption, ठीक है। Now the next one, normal boiling point। अब ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, मैंने कहा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, फिर से मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक वीसी साइकिल बनाना पड़ेगा 4 to 1। What is the meaning of the normal boiling point? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब भी देखा जाता है 1 atm पे देखा जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जब आपका फेज चेंज हो, जब भी आपका लिक्विड क्या करे, फेज चेंज करे, यानी कि बॉइलिंग होना शुरू हो, ठीक है। एट दैट टेम्परेचर 1 atm के अलोंग जो टी सैचुरेशन होगा, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द एनबीपी, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट या नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर। थोड़ा ध्यान दीजिए, इवेपोरेटर की बात करें अगर हम, आई एम टॉकिंग अबाउट द इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बॉइल्ड ऑफ ही हो रहा है ना, 4 to 1 क्या हो रहा है, 4 to 1 इज बॉइलिंग। 4 to 1 क्या हो रहा है आपका, इवेपोरेटर की बात करें 4 to 1 इज नथिंग बट द बॉइलिंग, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है आपका, बॉइलिंग फिनोमेना हो रहा है, ठीक है ना। अब बॉइलिंग फिनोमेना हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैंने कहा कि और 4 to 1 इवेपोरेटेड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी लो to achieve the desired temperature in the refrigerated space, to achieve the desired temperature in the refrigerated space, टेम्परेचर क्या होना चाहिए इवेपोरेटर में, लो होना चाहिए। तो मैंने कहा कि बॉइलिंग, और ये भी ध्यान रखिएगा कि 4 to 1 इवेपोरेटर में प्रेशर क्या होना चाहिए, द प्रेशर इन द इवेपोरेटर शुड बी, सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूं, प्रीवियस डिस्कशन जो मैंने जस्ट प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया, पी इवेपोरेटर शुड बी ग्रेटर देन द पी एटमॉस्फेरिक। थोड़ा रियलाइज करना,
तीन कंडीशन, इवेपोरेटर में टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, बॉइलिंग फेनोमेना भी हो रहा है, और टेम्परेचर बहुत ही कम चाहिए इवन आपके एटमॉस्फेरिक लेवल से, इवन जीरो समहाउ समटाइम्स क्या होता है आपका इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेटेड स्पेस को माइनस में भी क्या मेंटेन रखना होता है, माइनस टेम्परेचर -5 -10 पे मेंटेन रखना होता है, ठीक है। तो यानी कि इवेपोरेटेड टेम्परेचर उस रेफ्रिजरेटेड स्पेस के टेम्परेचर से भी कम होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि समहाउ -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, -30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, माइनस में आपका, ठीक है ना। आपका ये बात अलग है कि माइनस में बहुत ज्यादा नीचे तक नहीं ले जाते हैं, -150 डिग्री सेल्सियस के बाद एक्चुअली ये प्रोसेस रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस नहीं रह जाता है, दैट वन इज कम्स अंडर द क्रायोजेनिक, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने कहा कि माइनस मतलब ये नहीं कि माइनस में आप कितना भी नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है ना, माइनस में लिमिटेशन है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, ठीक है ना, अप टू द -150 डिग्री सेल्सियस, अप टू द -150 डिग्री सेल्सियस। अगर -150 डिग्री सेल्सियस से फर्दर बिलो टेम्परेचर अगर करना चाहें, दैट वन इज नॉट कम्स अंडर द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कन्वेंशनल रेफ्रिजरेशन सिस्टम से हम नहीं कर पाएंगे, दैट वन इज कम्स अंडर द क्रायोजेनिक्स, ठीक है ना। अब क्रायोजेनिक क्यों यूटिलाइज करते हैं भाई, आप ये सोच रहे होंगे, क्रायोजेनिक का यूटिलाइजेशन लिक्विफाई द गैसेस, लिक्विफाई द गैसेस, गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए हम क्या यूटिलाइज करते हैं, क्रायोजेनिक वगैरह यूटिलाइज करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैंने आपसे प्रीवियसली थर्मोडायनामिक्स वगैरह में डील भी किया था, इवन हीट ट्रांसफर में भी डील किया था कि अब तक जो अचीवेबल है आपका टेम्परेचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी तक जो अचीवेबल टेम्परेचर है दैट इज नॉट द 0 केल्विन तो नहीं है, बट वन क्वाइट नियरर टू द व्हाट 2 × 10⁻⁻6 Kelvin. Try to understand. 2 × 10⁻⁻6 Kelvin. 2 × 10⁻⁻6 Kelvin achievable. 0 Kelvin तो पॉसिबल नहीं है, 0 Kelvin अभी तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। दैट्स नॉट द मैटर। थर्मोडायनामिक्स में डिस्कशन करता हूं मैं कि 0 Kelvin पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट फर्दर वी कैन रियलाइज कि 2 × 10⁻⁻6 Kelvin पॉसिबल है अभी तक, नाउअडेज ये टेम्परेचर अचीवेबल है। व्हाट दैट मीनिंग एक्चुअली क्या डिफाइन हो सकता है कि इन फ्यूचर 0 Kelvin मेंटेन भी हो जाए, इट मे बी कि सर्टेन मिली सेकेंड्स के लिए 0 Kelvin अचीव्ड हो जाए, इट मे बी। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर, ये कहना बेटर होगा कि 0 Kelvin को बहुत ज्यादा देर तक हम मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। इट मे बी कि इन फ्यूचर 0 Kelvin मेंटेन हो जाए, हो सकता है मिली सेकेंड के लिए अचीव्ड हो जाए, बट मैंने कहा कि बहुत ज्यादा देर तक हम 0 Kelvin को मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। इट मे बी मिली सेकेंड्स और सम सेकेंड्स तक मेंटेन करके रख सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम तक मेंटेन करके नहीं रख सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अभी तक अचीवेबल टेम्परेचर यही है, इन फ्यूचर वी डोंट नो। अभी तक तो 0 Kelvin अचीवेबल नहीं है, बट क्वाइट अब 2 × 10 मैंने कहा कि कोई 0.0001 भी लिखता है तो कहता है दैट वन इज अप्रोक्सीमेटली, तो वो तो क्या है आपका, इससे भी छोटा टर्म है, दैट वन इज 2 × 10⁻⁻6 Kelvin, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 0 Kelvin तो नहीं है, बट व्हाट शुड बी, तो मैंने कहा कि जब 0 Kelvin अचीवेबल होगा तो अभी इट मे बी फ्यूचर, नोबडी नोज द फ्यूचर, नोबडी नोज द फ्यूचर, फ्यूचर कोई नहीं जानता है कि 0 Kelvin अचीव होगा कि नहीं, बट इट मे बी, ये कहना ज्यादा बेटर है कि 0 Kelvin अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फर्दर ये भी कहना बेटर होगा कि इट मे बी कि 0 Kelvin, इट मे बी, इसलिए मे बी यूटिलाइज कर रहा हूं, 0 Kelvin को बहुत ज्यादा देर तक हम अचीव इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में अचीव भी किया तो बहुत ज्यादा देर तक हो सकता है अचीव करके ना रख सके बहुत ज्यादा देर, इट मे बी मिली सेकेंड्स के लिए या फिर सेकेंड्स के लिए यूटिलाइज हो, ठीक है ना, वो अचीव्ड हो और फिर फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, ठीक है ना। क्योंकि 0 Kelvin से तो ज्यादा किसी का भी टेम्परेचर होगा, 0 Kelvin से ज्यादा तो किसी का भी टेम्परेचर होगा, और इमीडिएटली हीट ट्रांसफर होने के कारण व्हाट हैपन, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो ही जाएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई ट्राई टू रियलाइज, इसलिए मैंने कहा नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर माइनस में जा सकता है, बट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज लिमिटेड अप टू द -150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना।
उसके बाद क्रायोजेनिक इसलिए यूटिलाइज करते हैं लिक्विफाई द गैसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेम्परेचर लो होना चाहिए, इवेपोरेटर में 1 atm से प्रेशर भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और मैंने कहा कि बॉइलिंग फेनोमेना भी हो रहा है 4 to 1 में। व्हाट इज दैट मीनिंग? यानी कि कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो, यानी कि कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बॉइलिंग किस पे? 1 atm पे क्या हो? लो टेम्परेचर हो और बॉइलिंग हो, लो टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो 1 atm पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, मान लो कि -50 1 atm पे किसी पर्टिकुलर, वी विल डिस्कस, डोंट वरी, 1 atm पे किसी पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट का जो आपका टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 atm पे कोई ऐसा रेफ्रिजरेंट है जिसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और यहां इवेपोरेटर में हमें कितना चाहिए? -10 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ऑब्वियस -10 डिग्री सेल्सियस पे अगर वो क्या हो, सैचुरेट, मतलब बॉइलिंग हो रहा है, अगर टी सैचुरेटेड -10 डिग्री सेल्सियस है, तो इवेपोरेटर में हम क्या कर सकते हैं? इवेपोरेटर में हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर 1 atm से ज्यादा रख सकते हैं ना। अरे ट्राई टू रियलाइज यार, ट्राई टू रियलाइज। जैसे जैसे टी सैचुरेशन बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होता जाता है। तो -50 डिग्री सेल्सियस के अलोंग 1 atm प्रेशर, और हमें इवेपोरेटर में -10 डिग्री सेल्सियस रखना है, तो इवेपोरेटर प्रेशर को क्या कर सकते हैं? 1 atm से ज्यादा रख सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी कि NBP क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ NBP एज लो एज पॉसिबल, ठीक है ना। जितना कम है उतना बेटर है, ठीक है ना। दैट इज एग्जैक्टली, ध्यान दीजिए, ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूं। आई एम गोइंग टू इरेज, ठीक है। पी इवेपोरेटर, तो मैंने कहा should be lower than 0 degree Celsius, then saturated pressure can be kept above the atmospheric pressure to maintain low saturated temperature in evaporator, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, NBP should be lower than the 0 degree Celsius. Then saturated pressure can be kept above atmospheric pressure to maintain low saturated temperature in evaporator, ठीक है। Already example समझा दिया मैंने, I hope you can understand. Now we'll move to the latent heat of vaporization. Try to understand, अगर latent heat of vaporization ज्यादा होगा तो क्या होगा? latent, फिर से मुझे यहाँ पे latent heat of vaporization ज्यादा होगा, what happen exactly? 4 to 1. latent heat of vaporization ज्यादा होगा, what happen exactly? latent heat of vaporization जितना ही ज्यादा होगा, RC पर यूनिट मास बेसिस, RC पर यूनिट मास बेसिस उतना ही ज्यादा होगा। याद करिए, RC पर यूनिट मास बेसिस, दैट वन इज द H1 माइनस H4। जितना ही ज्यादा होगा latent heat का मतलब, what is the meaning of the latent heat of vaporization? that is the HFG। जितना ही ज्यादा होगा, what happen exactly? RC per unit mass basis उतना ही ज्यादा होगा। This is exactly your what? This is exactly your the significance of the latent heat of vaporization in the what? refrigeration system, VC cycle, ठीक है। H1 माइनस H4, उतना ही RC पर यूनिट मास बेसिस उतना ही ज्यादा होगा, और उतना ही ज्यादा होगा तो ऑब्वियस आपका व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपका कंप्रेसर का साइज, मास फ्लो रेट फॉर द सेम टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट सेम टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन डिक्रीज कर जाएगा, तो प्रेशर ड्रॉप इन द इवेपोरेटर बहुत कम होगा, कंडेंसर में प्रेशर ड्रॉप बहुत कम होगा एज अ रिजल्ट, और कंप्रेसर का साइज भी क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा, पावर इनपुट कम हो जाएगा, रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये क्या होना चाहिए? दैट शुड बी लार्ज एज पॉसिबल सो दैट द रिक्वायर्ड मास फ्लो रेट पर यूनिट कूलिंग कैपेसिटी विल बी स्मॉल, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मैंने, कूलिंग कैपेसिटी विल बी स्मॉल, ठीक है। तो मैंने कहा कि कितने पॉइंट्स देखे? 2, और दैट वन इज 3।
इन तीनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल सॉल्यूशन। कुछ एनालिटिकल सॉल्यूशन के थ्रू इन सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक करने, क्योंकि देखो मैंने कहा ना कि आइडियल रेफ्रिजरेंट पॉसिबल नहीं है कि सबका जो रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉसिबल हो, कि एनबीपी लो होना चाहिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होना चाहिए, एंड तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि आइडियल रेफ्रिजरेंट पॉसिबल नहीं है कि जो मैंने यहां पे जितने भी रिक्वायरमेंट्स लिखवाए वो सब कुछ एज इट इज हो, जो हम चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, आइडियल रेफ्रिजरेंट। और मैंने कहा कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आइडियल वर्ड इज नॉट यूटिलाइज्ड, ठीक है ना। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं किसी का सक्शन प्रेशर कम होगा तो किसी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच क्या करना होगा, इन सारे प्रॉपर्टी के बीच एक बैलेंस करके चलना होगा और ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन देके एक रेफ्रिजरेंट के लिए ये सारे ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन देके रेफ्रिजरेंट को क्या करना होगा, फिर चूज करना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि ये लो चाहिए, हो सकता है कि एनबीपी क्या हो जाए, एनबीपी लार्ज हो जाए, एनबीपी हाई हो जाए, ठीक है ना। मैंने कहा एनबीपी लो होना चाहिए, ये हाई हो जाए, और हाई के लिए हो सकता है ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अगर ये लो हो जाए सपोज टू बी, तो हो सकता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो जाए। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो मैंने कहा कि तब क्या उस केस में क्या करना होगा, हमें एक ट्रेड ऑफ का मतलब दोनों को बैलेंस करके चलना होगा, दोनों को बैलेंस करना होगा, और कहीं ना कहीं इन दोनों का कंडीशन, एनबीपी का कंडीशन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कंडीशन क्या करना होगा, इवन प्रेशर रेशियो सबका कंडीशन ऑप्टिमाइज करना होगा। कि ऑप्टिमाइज करके ये देखना होगा कि हमारे पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम डिजाइन, अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन के लिए बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन के लिए बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, किस पर्टिकुलर एनबीपी, किस पर्टिकुलर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए आपका सिस्टम बेटर एफिशिएंसी दे रहा है, बेटर सीयूपी दे रहा है, बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। उस ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन को हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने उसके अकॉर्डिंग अपने रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली क्वाइट नेसेसरी, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं द एबव रिक्वायरमेंट्स आर समवॉट। मैंने कहा कि ध्यान से देखिएगा, इसके लिए थर्मोडायनामिक्स में एक बार आप क्या करिएगा, एक बार आप जाके क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, वैसे मैं यहां पे डिस्कस कर दूंगा, एक बार थर्मोडायनामिक्स में जाके आप क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, थर्मोडायनामिक रिलेशन, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक रिलेशन में जाके क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एक बार देख लेना जरूर, ठीक है। मैं यहां पे डिस्कस वैसे कर दे रहा हूं। द एबव रिक्वायरमेंट्स आर समवॉट कंट्राडिक्टरी, समवॉट देख रहे हो, समवॉट कंट्राडिक्टरी। मैंने कहा कि जो हमें रिक्वायर्ड है जरूरी नहीं है कि सब वैसा मिले रेफ्रिजरेंट में, हो सकता है कि किसी का ये ज्यादा हो तो ये कम हो, ये ज्यादा हो तो ये भी ज्यादा हो, ये कम हो तो ये भी कम हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा हो तो प्रेशर रेशियो हो सकता है ज्यादा हो, प्रेशर रेशियो कम हो तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो। तो कहीं ना कहीं इन सब में क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेड ऑफ करके चलना पड़ेगा। इन सब के लिए ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन देख के चलना पड़ेगा ताकि हमारा पर्टिकुलर सिस्टम जो डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या दे, ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस दे, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है अपने रेफ्रिजरेंट्स को। देखिए समवॉट कंट्राडिक्टरी, एनालिटिकल रिजल्ट देखेंगे तब हमें रियलाइज होगा। एज द ऑपरेटिंग प्रेशर, टेम्परेचर्स एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आर रिलेटेड बाय क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रेशर, टेम्परेचर्स, ऑपरेटिंग प्रेशर्स का मतलब कंडेंसर प्रेशर एंड इवेपोरेटर प्रेशर्स, ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स का मतलब कंडेंसर टेम्परेचर एंड इवेपोरेटर टेम्परेचर। और ये ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होते हैं, सैचुरेटेड प्रेशर होते हैं अलोंग द कंडेंसर एंड अलोंग द इवेपोरेटर, और टेम्परेचर्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड टेम्परेचर्स होते हैं अलोंग द कंडेंसर एंड अलोंग द इवेपोरेटर। एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आर रिलेटेड बाय Clausius-Clapeyron equation, we will see, don't worry,
देखते हैं हम थोड़ा सा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू, अब मैंने कहा कि मैं यहां तो बहुत ज्यादा अब डिस्कस करने वाला नहीं हूं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन, del P by del T at constant volume, del S by del V at constant temperature, del P by del T at constant volume, this is the Maxwell relation। देख लीजिएगा, मैंने कहा कि कहां पे, थर्मोडायनामिक TD रिलेशन, एक बार ग्लिम्स ले लेना प्लीज, ठीक है ना। del P by del T, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, फॉर द यहां पे लिखूंगा मैं in the weight region, in the weight region, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑलरेडी बताया मैंने कि वेट रीजन में क्या होता है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली इन द वेट रीजन, ऑलरेडी बताया मैंने। वेट रीजन में आपका प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। एज द प्रेशर, जब तक प्रेशर सेम है तब तक टेम्परेचर भी सेम होगा। अगर प्रेशर चेंज करेगा, सैचुरेटेड प्रेशर चेंज करेगा, सैचुरेटेड टेम्परेचर भी चेंज करेगा। यानी कि इस वेट रीजन में P and T both are depends on each other, both depend both depend on each other, it remains independent। कहीं भी ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती है। मैंने कहा कि प्रेशर और टेम्परेचर, वैसे भी रियलाइज करो ना, प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। वॉल्यूम पे इसका किसी भी प्रेशर चेंज करेगा, टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम से इसका कोई रिलेशन ही नहीं होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम से इसका कोई रिलेशन, इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम in weight region। what we can write down, तो जब वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट हो गया तो पार्शियल डेरिवेटिव ना होके क्या होगा, dp by dt, क्योंकि और ये क्या होगा आपका सैचुरेटेड, P भी सैचुरेटेड, T भी सैचुरेटेड, क्योंकि वेट रीजन में, व्हाट इज फॉर द वेट रीजन, क्योंकि वेट रीजन में आपका पूरा का पूरा टर्म T सैचुरेशन और P सैचुरेशन यही डिनोट किया जाता है। तो इसीलिए ब्रैकेट P सैचुरेशन भी होगा, T सैचुरेशन, इसीलिए ब्रैकेट के साथ मैंने सैचुरेशन लिख दिया, ठीक है ना, इन द वेट रीजन। एंड नाउ दैट वन इज द, आपके किस कंडीशन में, आपके वेट रीजन में तो वैसे भी क्या होता है आपका, आपके वेट रीजन में तो वैसे भी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो डेल एस चेंज इन एंट्रोपी लिख सकते हैं, और V को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम लिख सकते हैं। That one is the SFG by VFG। वेट रीजन में तो वैसे भी क्या होता है आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है, ठीक है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर के अलोंग डेल एस क्या लिख सकते हैं, दैट डेल एस कैन बी रिटन एज ऑब्वियस। इस पॉइंट को याद होगा मैंने क्या डिनोट किया था, इस पॉइंट को मैंने डिनोट किया था, दैट वन इज द G and that one is what, sorry, extremely sorry, that one is the F, that one is the F, that one is the F and that one is the G, ठीक है। इससे मैंने ये डिनोट किया था ना। अब इस SFG को थोड़ा रियलाइज करो, SFG को रियलाइज करो, व्हाट वी कैन राइट डाउन, SFG को रियलाइज करो, DP, अच्छा चलो एक बार यहां पे सैचुरेटेड लिख दे रहा हूं मैं, तब आप रियलाइज कर सकते हो। उसके बाद में dP सैचुरेटेड बाय dt सैचुरेटेड इज इक्वल टू, SFG को क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, HFG बाय T सैचुरेशन इंटू VG माइनस VF, ठीक है। हियर वी नो दैट, we know that the specific volume of the liquid is quite less than, obvious।
अरे यू कैन रियलाइज रो ऑफ द गैसेस इज क्वाइट लेस देन द रो ऑफ द एफ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, दैट मीन इज क्वाइट लार्जर देन द, ठीक है, तो 1 बाई रो क्या हो जाता है, यही तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, तो वी एफ इज वेरी वेरी लेस देन वी जी, ठीक है ना, वेरी वेरी लेस देन वी जी। तो यहां से वी एफ को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या, वी एफ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और फाइनली एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, डीपी सैचुरेटेड बाई डी टी सैचुरेटेड इज इक्वल टू एच एफ जी बाई टी सैचुरेटेड into Vg, that one is your what expression। एंड एक assumption और लेंगे, एक assumption तो ये हो गया, दूसरा assumption हम ये लेंगे कि if vapor is treated as an ideal gas, कुछ एक कोरिलेशन देखने के लिए एक्चुअली ऐसा देख रहे हैं हम लोग, और एक्चुअली क्लॉसेस-क्लेपेरॉन इक्वेशन इजी assumption पे बेस्ड है, ठीक है ना। वेपर इज ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस, as an ideal gas, now what we can write down as an ideal gas, now what we can write down, Vg can be written as R T saturated by P saturated, and R is the gas constant for the vapor. R is the gas constant for the vapor. Try to understand. हालांकि पहले भी बता चुका हूं मैं कि एक्चुअल में वेपर क्या होता है आपका, रियल गैसेस होते हैं, वेपर आर कॉल्ड एज द रियल गैसेस, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि क्लॉसेस-क्लेपेरॉन इक्वेशन में जो आपका एजम्पशन लिया गया है, क्या लिया गया है, दैट वन इज आइडियल गैस। एक्चुअली ये एनालिसिस, कुछ एनालिसिस के लिए, रफ एस्टिमेशन के लिए ये एजम्पशंस लिए गए, यहां पे ये रफ एस्टिमेशन क्लियरली दिखेगा, डोंट वरी। Vg इज इक्वल टू आर टी सैचुरेटेड बाय पी सैचुरेटेड, तो फाइनल एक्सप्रेशन Vg की तरह पुट की जगह पुट कर दो, व्हाट वी कैन राइट डाउन, द dp सैचुरेटेड बाय dt सैचुरेटेड इज इक्वल टू HFG। HFG ही क्या है आपका, लैटेंट हीट है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। T saturated R, that was a P saturated। जब Vg के वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, तो जब Vg के वैल्यू को पुट किया, RT सैचुरेटेड बाय P, P न्यूमरेटर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RT स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। P saturated HFG by T saturated square into R, that one is quite important, that one is called as a Clausius-Clapeyron equation, that one is called as a Clausius-Clapeyron equation, try to understand, that one is called as a Clausius-Clapeyron equation, ठीक है। हालांकि मैं यहां से डायरेक्टली बता सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत बता दिया ताकि आपको एक याद आ जाए, आपके थर्मोडायनेमिक रिलेशन पे में आपने जो भी पढ़ा है वो आपको एक थोड़ा बहुत याद आ जाए कि आपने किस तरीके से इसे डिराइव किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। dp सैचुरेटेड बाय dt सैचुरेटेड इज इक्वल टू p सैचुरेटेड HFG बाय t स्क्वायर इनटू r। थोड़ा सा इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे एक और assumption है, if HFG varies little bit, ऐसा लिख लेते हैं, varies not very much if there will a little variation in the HFG, ठीक है। देखिए P सैचुरेटेड T सैचुरेटेड, और ये दोनों चेंज होगा, तो ऑलरेडी बताया है कि HFG भी आपका, HFG भी क्या होगा आपका, HFG हर प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है ना। तो there will a little variation in HFG, in the HFG, तो क्या कर सकते हैं इस HFG को, then again अगर बहुत ही कम वेरिएशन है इस HFG में, then again एक और assumption, then HFG can be taken to be constant,
HFG को क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। इस लिटिल वेरिएशन को इग्नोर किया। इफ देयर विल a little variation in the HFG, it can be ignored and then HFG can taken to be constant। ठीक है, कांस्टेंट लिया जा सकता है, देयर बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जब HFG को कांस्टेंट लिया जा सकता है, R तो वेपर के लिए वैसा ही कांस्टेंट है। क्या है आपका, दैट वन इज व्हाट, dp सैचुरेटेड बाय dt सैचुरेटेड। p को एक साथ करोगे, dt को एक साथ करोगे तो क्या मिलेगा, dp सैचुरेटेड बाय dt सैचुरेट, ओह सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, डोंट वरी। आपको ये लग रहा होगा कि ये क्यों कर रहा हूं मैं, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, दैट वन इज क्वाइट नेसेसरी। ठीक है ना, HFG बाई R, ये तो ऑब्वियस इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। दैट वन इज dt सैचुरेटेड बाई t स्क्वायर सैचुरेटेड। कहां से कहां तक, P इवेपोरेटर बाई P कंडेंसर। ध्यान रखिएगा, आगे से मैं क्या करूंगा, P कंडेंसर को PC से डिनोट करूंगा और P इवेपोरेटर को PE से डिनोट करूंगा मैं। ठीक है, PE से डिनोट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ये क्या हो जाएगा, T इवेपोरेटर टू T कंडेंसर। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, थोड़ा ध्यान दीजिए, ln PC बाई PE, और कहीं ना कहीं PC बाई PE ही क्या होता है आपका, RP होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना, PC बाई PE एंड दैट वन इज इक्वल टू HFG बाई R और 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1 बाई टी स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर, समझो ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, दैट वन इज -1 बाई एक्स। अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन को खत्म करने के लिए इट विल बी बेटर कि पहले क्या कर दें, पहले लोअर लिमिट पुट कर दें, बाद में अपर लिमिट पुट कर दें। एज यूजुअल इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, दैट वन इज द 1 बाई टी इवेपोरेटर माइनस 1 बाई टी सी। टी इवेपोरेटर को टी से डिनोट करूंगा मैं। ठीक है ना, ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ इंटरलिंक कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि क्लियरली है कि कंट्राडिक्टरी रिजल्ट है आपका, तो भी सम कंट्राडिक्टरी। मैंने पहले भी कहा कि जरूरी नहीं है कि जो हमने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इवेपोरेटर हो सकता है कि कोई ऐसा इवेपोरेटर कह रहा हूं, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने कहा कि जो जैसा कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास रेफ्रिजरेंट हो। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में कुछ कंट्राडिक्टरी हो। कंट्राडिक्टरी ये हो कि होना चाहिए एनबीपी कम और लैटेंट हीट ज्यादा, तो पता चला कि एनबीपी ज्यादा हो गया लैटेंट हीट ज्यादा के लिए, तो हमारे लिए कंट्राडिक्टरी रिजल्ट हो गया ना। एनबीपी कम तो लैटेंट हीट भी कम, हमारे लिए क्या हो गया, कंट्राडिक्टरी रिजल्ट हो गया ना। तो मैंने पहले भी कहा, अगर प्रेशर रेशियो की बात करूं मैं, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेशर रेशियो की बात करूं तो ऐसा हो सकता है इट मे बी कि अगर प्रेशर रेशियो क्या हो, प्रेशर रेशियो फेवरेबल कंडीशन क्या है, ताकि पावर आउटपुट कम लगे, आपके कंप्रेसर का साइज कम हो, प्रेशर रेशियो शुड बी स्मॉल ना, प्रेशर रेशियो शुड बी स्मॉल, प्रेशर रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हो सकता है कम प्रेशर रेशियो के लिए अगेन आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो, कम हो, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो। और अगर प्रेशर रेशियो ज्यादा होगा, प्रेशर रेशियो ज्यादा, तो हो सकता है अगेन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो, ज्यादा हो। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा तो चाहिए, लेकिन हमें प्रेशर रेशियो ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर प्रेशर रेशियो कम तो चाहिए, लेकिन क्या चाहिए हमें, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम नहीं चाहिए। इसलिए अगेन यहां पे क्या किया जाता है, प्रेशर रेशियो और मैंने कहा जैसा कि एनबीपी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बीच ट्रेड ऑफ किया जाता है। इन द सेम वे क्या किया जाता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और प्रेशर रेशियो के बीच भी ट्रेड ऑफ किया जाता है, जिसके थ्रू क्या हो सके आपका, ट्रेड ऑफ करके एक ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन देखते हैं और उस ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग व्हाट हैपन,
उस ऑप्टिमाइज कंडीशन के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेंट चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज एग्जैक्टली। नाउ मूव टू द अगेन आवर एक्सप्रेशन पे मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या कहता है। दैट इज द ln PC by PE HFG by R 1 by T evaporator 1 by TC for the same. Try to understand this. PC by PE is the pressure ratio. PC by PE is the pressure ratio, ठीक है ना। प्रेशर रेशियो, इसे शॉर्ट फॉर्म फॉर द टाइमिंग आरपी नाम दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। मैंने कहा कि फॉर अ पर्टिकुलर डाल दीजिएगा प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर TE एंड TC, फॉर अ एक पर्टिकुलर टी इवेपोरेटर और कंडेंसर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन फॉर अ पर्टिकुलर TE एंड TC, ठीक है ना। HFG, अगर HFG आपका ज्यादा होगा, अगर HFG आपका फॉर अ पर्टिकुलर टी इवेपोरेटेड TC टी कंडेंसर, अगर HFG ज्यादा होगा, व्हाट हैपन अबाउट द PC by PE भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा, यानी कि प्रेशर रेशियो भी हमारा क्या होगा ज्यादा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रेशर रेशियो भी हमारा क्या होगा, एज द HFG इंक्रीजेस प्रेशर रेशियो आल्सो इंक्रीजेस। देखिए इस एक्सप्रेशन के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट निकला कि अगर हमारा प्रेशर रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो HFG भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। या कह सकते हो अपोजिट वे में कि अगर HFG ज्यादा होगा तो प्रेशर रेशियो भी ज्यादा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि अगर HFG ज्यादा तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रेशर रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देयर विल बी सम कंट्राडिक्टरी रिजल्ट ना। प्रेशर रेशियो कम होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन क्या है ये देखते हैं हम लोग। फेवरेबल कंडीशन ये देखते हैं हम लोग। फेवरेबल कंडीशन ये है कि इंडिविजुअली NBP क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, प्रेशर रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, एज वेल एज HFG क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। लेकिन यहां से अगर देखें हम बात करें तो HFG लार्ज है, RP हमारा क्या है, लार्ज है। मैंने कहा कि ये तो ठीक है ज्यादा चाहिए, लेकिन RP हमें ज्यादा नहीं चाहिए, RP हमें कम चाहिए। एज यूजुअल अगर RP अगर हम कम लेते हैं तो HFG क्या हो जाएगा, हमारा HFG हमारा कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, there will be the some contradictory result with the RPN between the RP and HFG, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, what we have to do, हमें इन दोनों के बीच एक ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा और ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन निकालना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। RP ज्यादा हो जाएगा तो आप भी जानते हो कंप्रेसर का साइज बढ़ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एज वेल एज जब कंप्रेसर का साइज बढ़ जाएगा वर्क इनपुट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वर्क इनपुट बहुत ज्यादा होने के कारण एज यूजुअल व्हाट हैपन थ्रू आउट द रेफ्रिजरेशन सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें RP ज्यादा नहीं चाहिए, और RP ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन RP ज्यादा के लिए ही क्या मिल रहा है, HFG ज्यादा मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच हमें क्या करना होता है, ट्रेड ऑफ करना होता है, इन दोनों के दो कंट्राडिक्टरी रिजल्ट को बैलेंस करना होता है और एक ऑप्टिमाइज कंडीशन निकालना होता है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, NBP और HFG के बारे में रियलाइज करते हैं। जब इनके बीच रिजल्ट निकल जाएगा, NBP और इसके रिजल्ट निकल जाएगा, तो ऑब्वियस NBP और RP के बीच भी अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। विल डिस्कस, देखते हैं प्रीवियस। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे कंक्लूड हो गया। ये इंडिविजुअल ये होना चाहिए, दिस इज द फेवरेबल कंडीशन, ये होना चाहिए, दैट शुड बी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। नाउ देखिए फिर से इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, और फिर से इसे इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन इस बार लिमिट के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बार लिमिट के साथ आई एम नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट,
इस बार लिमिट के साथ मैं इंटीग्रेट करने वाला नहीं हूं। व्हाट वी कैन राइट डाउन, द dp बाई P saturated is equal to HFG by R integration of dt saturated by T saturated। अगर इसे इंटीग्रेट करें इंडिफिनिट इंटीग्रल में आप भी जानते हो क्या होता है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है ना। इसे मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं इसके रिजल्ट को लिखूंगा ln p इज इक्वल टू माइनस HFG बाई T सैचुरेटेड इंटू R प्लस सर्टेन कांस्टेंट। ठीक है, ln p थोड़ा ध्यान से देखना, HFG बाई R माइनस साइन है, दैट वन इज 1 बाई T सैचुरेटेड प्लस C। ठीक है, दैट वन इज योर। यहां पे मैंने क्या किया, एक ग्राफ देखेंगे, पहले ग्राफ बाद की बात है, पहले एक छोटा सा टर्म देखते हैं हम, C इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, C इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बाद में ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के थ्रू एनालाइज करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट। दैट इज C इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, C इज इंटीग्रेशन C is integration constant। ठीक है, now if P saturation is equal to 1 atm, ठीक है ना, 1 atm, अगर P saturation 1 atm लेते हो तो ये T saturation क्या होगा, T saturation is nothing but the NBP ना, obvious you can understand, T saturation is NBP। थोड़ा रियलाइज करो, यहाँ पे P किसी भी यूनिट में पुट कर सकते हो, इसलिए पुट कर सकते हो बिकॉज कि दैट कंप्लीट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी। मैंने कहा कि यहाँ पे HFG क्या होता है, किलो जूल पर केजी, और ये क्या है आपका किलो जूल पर केजी केल्विन, सिर्फ केल्विन बचेगा और केल्विन डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो C भी आपका क्या होगा, दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस। ठीक है, दैट C इज आल्सो डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे P आप किसी भी यूनिट में रखिए, there will be no problem at all। ठीक है, that P saturation is 1 atm, then T saturation is equal to NBP। T saturation क्या हो जाएगा आपका, NBP हो जाएगा। ठीक है ना, and now NBP, और जब ये NBP हो जाएगा, what happen exactly, ये टर्म जीरो हो जाएगा एंड द C कैन बी रिटन एज, C को सिंपली क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस HFG बाय R T सैचुरेशन, दैट C कैन बी रिटन एज, यहीं पे C लिख दे रहा हूं, दैट C कैन बी रिटन एज HFG बाय R into 1 by T saturation। try to understand क्या लिख सकते हैं, what happen exactly, T saturation को क्या लिख सकते हैं further, T saturation is equal to HFG by R into C। ठीक है, what is that meaning, as the T saturation increases, HFG also increases, and T saturation is nothing but your NBP। Try to understand, T saturation is nothing but your NBP। ठीक है, ये आपका NBP है। Now what we can write down, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ये हमारा NBP है, as the HFG increases T saturation also increases, यानी कि NBP हमारा क्या होगा, also increase होगा, यानी कि एक और contradictory result ये है कि NBP हमारा क्या होगा, large होगा, तो HFG latent heat of vaporization further क्या होगा, large होगा। That is again contradictory result। जबकि हमारा favorable condition क्या है, देखिए थोड़ा ध्यान से, favorable condition क्या है, NBP हमारा कम होना चाहिए, NBP should be low। ठीक है ना, again there will be the trade off, यानी कि ये क्लियर हो गया कि अगर NBP कम होगा तो प्रेशर रेशियो कम होगा। ठीक है ना,
एनबीपी कम होगा तो प्रेशर रेशियो कम होगा, और प्रेशर रेशियो कम होगा तो एचएफजी। फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा कि इफ फाइनल कंक्लूजन कि अगर एनबीपी ज्यादा तो एचएफजी भी ज्यादा, और एचएफजी भी ज्यादा तो आरपी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो अनफेवरेबल कंडीशन, ये दोनों के दोनों अनफेवरेबल कंडीशन, लेकिन ये क्या है हमारा फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फेवरेबल कंडीशन, बट अनफेवरेबल कंडीशन। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन को दिखाने को शो करने के लिए मैं क्रॉस साइन लगाता हूं, और ये हमारा अनफेवरेबल कंडीशन और ये हमारा फेवरेबल कंडीशन। तो ऑब्वियस जब ये दोनों अनफेवरेबल कंडीशन है, ऑब्वियस हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों के बीच एक ट्रेड ऑफ, ठीक है ना, इन तीनों के बीच एक बैलेंस, क्या करेंगे, बैलेंस एनबीपी, आरपी और एचएफजी को बैलेंस करेंगे और एक ऑप्टिमाइज कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, अगर बात करूं मैं कि एनबीपी हमारा कम जो कि हमें रिक्वायर्ड है, तो आरपी भी कम होगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन एचएफजी क्या होगा, एचएफजी भी कम होगा, लेकिन ये क्या होगा, दैट वन इज द अनफेवरेबल कंडीशन, दिस वन इज द फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ये हमारा अनफेवरेबल कंडीशन। तो अगेन हमने कहा क्या कहा, इन हमें एक ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन निकालना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आरपी मैंने कहा कम होगा। अगर हम एलएनपी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस एलएनपी को क्या मैंने मान लिया, दैट एलएनपी कंप्लीटली कॉल्ड एज द वाई एंड दैट इज कॉल्ड एज द एक्स। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं, y is equal to minus mx plus c, minus mx plus c, try to understand। ठीक है, mx plus c, जहां पे y क्या है हमारा lnp है, y is equal to lnp and x is equal to 1 by t saturation। अगर ग्राफ देखें इन दो अकॉर्डिंग टू द डेटा, अगर ग्राफ को प्लॉट करें, दैट इज द lnp and that is the 1 by T saturation। ठीक है, 1 by T saturation। तो T saturation अगर इस साइड इंक्रीज कर रहा है तो T saturation इस साइड क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर 1 by T saturation इस साइड इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियस रेसिप्रोकल है, तो T saturation हमारा किस साइड इंक्रीज करेगा, लेफ्ट साइड में इंक्रीज करेगा। लेफ्ट साइड में T saturation इंक्रीज करेगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। नाउ यू कैन रियलाइज, इसे रेड कलर से कर दे रहा हूं मैं, टी सैचुरेशन हमारा इस डायरेक्शन में क्या होगा, जब इसके ग्राफ को हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, टी सैचुरेशन अगर जिसका ज्यादा है, टी सैचुरेशन जिसका ज्यादा है, यानी कि एनबीपी जिसका ज्यादा है, उसके लिए आपका क्या होगा, एलएनपी इज 0 ना, तो एलएनपी टी सैचुरेशन जिसका ज्यादा 1 by T saturation क्या हो जाएगा, T saturation जिसका जाएगा 1 by T saturation उसके लिए कम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि कम वाले के लिए यहाँ पे दिस इज, थोड़ा मैं और दूर कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आई एम गोइंग टू इरेज इट थोड़ा सा अपने कन्वीनियंस के लिए। मैंने कहा कि T saturation 1 and T saturation 2, T saturation 1 is greater than T saturation 2, both are normal boiling point, क्योंकि यहाँ पे LM पे क्या है, क्या ले रखा है मैंने, 0 ले रखा है। try to understand। ठीक है, what happen exactly, 1 by T saturation 1 क्या हो जाएगा आपका, that one is less than 1 by T saturation 2, इसलिए मैंने क्या कहा, 1 वाला पॉइंट लेफ्ट में आएगा, 2 वाला पॉइंट राइट में आएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ HFG, HFG M क्या है हमारा, M is equal to HFG by R। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा,
ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसके लिए HFG भी तो ज्यादा है, जिसके लिए HFG अगर ज्यादा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, उसके लिए स्लोप इज स्टीपर, स्लोप इज स्टीपर, मतलब हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए स्लोप हमारा क्या होगा, स्टीपर होगा। हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारा स्लोप, हायर बॉइलिंग पॉइंट के लिए, हायर प्रेशर रेशियो के लिए हमारा स्लोप स्टीपर होगा। दैट मींस स्लोप इज टेकन टू बी स्टीपर। लाइन है, और इस तरीके से क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेगेटिव साइन है तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑब्वियस टी सैचुरेशन बढ़ाते जाएंगे, टी सैचुरेशन बढ़ाते जाएंगे, टी सैचुरेशन बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर क्या होता जाएगा, टी सैचुरेशन बढ़ाते जाएंगे, प्रेशर अभी हमारा बढ़ता जाएगा, और टी सैचुरेशन बढ़ाते जाएंगे तो 1 बाय टी सैचुरेशन घटता जाएगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो टी सैचुरेशन 1 दैट मींस बोथ आर एनबीपी, दोनों के दोनों एनबीपी 1 एनबीपी 2 अलग अलग फ्लूइड के लिए। और यहां पे एक ब्लू कलर से यहां पे कर दे रहा हूं, दैट मींस द फ्लैटर, that one is more flatter, ठीक है, that one is more flatter। इससे क्या देखेंगे, सेम PC, sorry TC, extremely sorry, same TC सेम TE के लिए, ठीक है ना, सेम TE के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट वन इज PE PC, PC PE, ये कौन सा है, टी सैचुरेशन कम है, तो टी सैचुरेशन कम होने का मतलब, टी सैचुरेशन कम, एनबीपी कम होने का मतलब, दैट वन इज ब्लू लाइन फॉर द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट, एंड रेड कलर इज फॉर हायर बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, red color is called higher boiling refrigerant, higher boiling refrigerant, ठीक है। try to understand last time, I hope ये conclusion जो draw हो गया यहां तक, ठीक है ना। इस कंडीशन से ये कहीं ना कहीं क्या हो गया आपका, ये कहीं ना कहीं कंडीशन ड्रॉ हो गया। जब ये कहीं ना कहीं कंडीशन ड्रॉ हो गया, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ठीक है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, क्या होगा हमारा, तो ये कंक्लूजन, इस रिजल्ट से ये फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ किया, और इस कंक्लूजन को ड्रॉ करते हुए ये तो ठीक है, एक छोटा सा काम और हमने किया कि हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट कर दिया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें क्या मिला फाइनली, कि y is equal to lnp and x is equal to 1 by t saturation। तो क्या लिखते हैं, y is equal to minus mx plus c लिख सकते हैं, ठीक है ना, x plus c। ध्यान दीजिएगा lnp और 1 by t saturation, 1 by t saturation as usual राइट हैंड साइड में अगर बढ़ेगा तो यानी कि t saturation लेफ्ट साइड में बढ़ेगा, क्योंकि t saturation लेफ्ट साइड में बढ़ेगा, ठीक है ना। t saturation अगर बढ़ेगा तो 1 by t saturation क्या होगा, कम होगा। I hope you can understand। तो मैंने कहा कि LNP अगर 0 यानी कि वो क्या है, that one is the boiling point, that one is the boiling point, ठीक है ना, that one is the boiling point। अब मैंने कहा boiling point को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, boiling point को इंक्रीज करोगे यानी कि T saturation को इंक्रीज करोगे, आपका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रेशर इंक्रीज करेगा इट्स ओके, लेकिन क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब, टी सैचुरेशन इंक्रीज करने का मतलब 1 बाय टी सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है, टी सैचुरेशन इंक्रीज करने का मतलब 1 बाय टी सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा ग्राफ किस साइड में मूव करेगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। टी सैचुरेशन बढ़ा रहे हैं, 1 बाय टी सैचुरेशन घट रहा है, यानी कि हमारा ग्राफ लेफ्ट साइड में मूव करेगा।
और टी सैचुरेशन बढ़ाओगे 1/T सैचुरेशन घटेगा, ठीक है ना। पी सैचुरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा ग्राफ लेफ्ट साइड में मूव करेगा, साथ ही साथ आपका प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। हमने क्या देखा, ऑलरेडी हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि अगर एमबीपी या टी सैचुरेशन 1 ज्यादा है ना, टी सैचुरेशन ज्यादा होगा तो इसके लिए क्या होगा, HFG का वैल्यू ज्यादा होगा, और HFG का वैल्यू ज्यादा होगा तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसके लिए स्टीपर कर्व मिलेगा, स्टीपर कर्व मिलेगा, जिसके कारण आपको स्टीपर कर्व मिलेगा तो सेम टी सैचुरेशन टी सी के लिए क्या मिलेगा आपको, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, प्रेशर रेशियो ज्यादा मिलेगा। वहीं पे इसके लिए दैट वन इज द मोर फ्लैटर, मैंने कहा कि जिसका टी सैचुरेशन कम है, जिसका टी सैचुरेशन कम है उसके लिए HFG क्या मिलेगा, दैट HFG लेस मिलेगा, HFG कहीं ना कहीं कम मिलेगा, HFG कम मिलेगा तो आपका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज फ्लैटर। लोअर बॉइलिंग पॉइंट के लिए, लोअर बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट के लिए आपका स्लोप क्या मिल रहा है, आपका लाइन क्या मिल रहा है, फ्लैटर मिल रहा है, और हायर बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट के लिए क्या मिल रहा है, आपका स्टीपर मिल रहा है। इसके अकॉर्डिंग जब देखा गया, ऑब्वियस जब फ्लैटर मिलेगा तो सेम टी सैचुरेशन टी इवेपोरेटर और सेम टीसी के लिए व्हाट हैपन, प्रेशर रेशियो क्या मिलेगा, ऑब्वियस ब्लू वाले लाइन के लिए, और यू कैन से द लोअर बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट के लिए कम होगा और हायर बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट के लिए PC/PE क्या होगा, ज्यादा होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज एग्जैक्टली द ग्राफ के अकॉर्डिंग भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। और हायर बॉइलिंग, लास्ट पॉइंट कंक्लूड कर रहा हूं मैं यहां, हायर बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट के लिए PE और PC कम है, प्रेशर रेशियो ज्यादा है लेकिन PE और PC क्या है, कम है, ठीक है ना, PE और PC कम है। और मैंने कहा लोअर बॉइलिंग पॉइंट के लिए PE और PC क्या है, ज्यादा है, PE और PC क्या है आपके, ज्यादा है। तो मैंने कहा कि हमें इवेपोरेटर में क्या चाहिए, हमें इवेपोरेटर में ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर चाहिए, सक्शन प्रेशर फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहली चीज तो हमें ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए हमारा इवेपोरेटर में, साथ ही साथ सक्शन प्रेशर, अगर व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो एटमॉस्फेरिक एयर अटैक नहीं करेगा, जिसके कारण परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। और साथ ही साथ बाद में डील करेंगे कि अगर सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा तो कंप्रेसर का क्या होगा, डायमेंशन कम होगा, कंप्रेसर छोटा होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर का कम होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर ज्यादा होगा तो कंप्रेसर में जो स्पेसिफिक वॉल्यूम जाएगा उस स्पेसिफिक वॉल्यूम भी आपका, प्रेशर ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या होगा आपका, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कम होगा, और ऑब्वियस स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा तो ऑब्वियस कंप्रेसर का साइज भी क्या होगा, कम होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखेंगे ये भी चीजें देखेंगे, जस्ट आगे सक्शन वॉल्यूम के भी बारे में देखेंगे कि सक्शन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वी विल सी, डोंट वरी, बट दिस इज एग्जैक्टली द रिजल्ट, एक्चुअल एनालिसिस। तो मैंने कहा कि फेवरेबल कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन हमारा एनबीपी कम होना चाहिए, आरपी हमारा कम होना चाहिए, और एचएफजी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन। लेकिन मैंने देखा जब हम लोग मैथमेटिकली एनालिसिस किए कुछ, तो जनरली हमने देखा कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। मैंने शुरू में ही कहा था आपसे कि आइडियल रेफ्रिजरेंट मिलना मुश्किल होता है, तो मैंने कहा कि एनबीपी ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्रेशन एनबीपी ज्यादा होगा तो एचएफजी ज्यादा होगा, साथ ही साथ प्रेशर रेशियो ज्यादा होगा। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग भी वही मैंने बताया, ठीक है, सब कुछ वही रिप्रेजेंट कर रहा है। हायर बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट के लिए प्रेशर रेशियो ज्यादा होगा क्योंकि इसका ग्राफ क्या मिल रहा है, आपका स्टीपर मिल रहा है, और लोअर बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट के लिए आपका ग्राफ क्या होगा, फ्लैटर होगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या मिल रहा है, फ्लैटर मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए एचएफजी क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, और प्रेशर रेशियो क्या हो जाएगा, इसके लिए कम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा कि हमारा एनबीपी ज्यादा है, एचएफजी ज्यादा होगा, आरपी ज्यादा होगा, तो मैंने कहा ये दोनों क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है, लेकिन क्या है,
दिस वन इज द फेवरेबल कंडीशन। वहीं पे नेक्स्ट में ये हमारा फेवरेबल कंडीशन है, ये हमारा फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन ये हमारा अनफेवरेबल कंडीशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन देखना पड़ेगा, तब जाके उसके अकॉर्डिंग हमें रेफ्रिजरेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ हमने देखा कि सेम टीसी के लिए व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सेम टीई एंड सेम टीसी के लिए आपका लोअर बॉइलिंग रेफ्रिजरेंट के लिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इन इवेपोरेटर एज वेल एज इन व्हाट, एज वेल एज प्रेशर इन द कंडेंसर। आपका प्रेशर रेशियो कम है, लेकिन इंडिविजुअल प्रेशर्स क्या होंगे, इंडिविजुअल प्रेशर्स इवेपोरेटर और कंप्रेसर में ज्यादा होगा। मैंने पहले भी बताया था कि हमारा कि पी सैचुरेशन इन द इवेपोरेटर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लार्ज, इवन ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि लार्ज होना चाहिए, इवन ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका ज्यादा होगा, मैंने क्या बताया था पहली चीज की, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैंने अभी कहा कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सक्शन वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, तो कंप्रेसर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कंप्रेसर का डायमेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। आई हैव डिस्कस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होगा, अटैक है। और साथ ही साथ मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपका लीक डिटेक्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। लीक डिटेक्शन अगर मैंने कहा कि एक्सपेंशन वाल्व से निकल रहा है और कंप्रेसर में इनलेट से पहले आपका प्रेशर क्या होगा, अब प्रेशर ऑलमोस्ट व्हाट हैपन एग्जैक्टली इवेपोरेटर प्रेशर के बराबर ही होगा। अगर थ्योरेटिकल बात करें, वैसे तो प्रेशर ट्यूबिंग में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट ट्यूबिंग में प्रेशर लगातार क्या होता है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल लॉसेस रिड्यूस करता जाता है। बट जनरली इस तरीके से ट्यूबिंग और इस तरीके से रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन करते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर ड्रॉप ना हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर ड्रॉप ना हो। बट थ्योरेटिकली बात करें तो एट द एग्जिट ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व, एट द इनलेट ऑफ द व्हाट, before the inlet of the compressor, what happened, the pressure is almost taken to be what, evaporator pressure। तो evaporator pressure अगर ज्यादा होगा तो लीक डिटेक्शन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ऑलरेडी सारा कुछ बता चुका हूं। एटमॉस्फेरिक एयर अटैक करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर अटैक करेगा तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस क्या होगा, डाउन जाएगा, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। साथ ही में साथ मैंने कहा कि what is exactly the higher suction pressure is better as it leads to a smaller compressor। ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है ना, ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर चुका है। ईच एंड एवरीथिंग। डिस्चार्ज प्रेशर क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल, अलाउ लाइट वेट कंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्रेसर, ठीक है ना। और प्रेशर रेशियो ऑब्वियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो सारा कुछ मैंने कहा ना, पहले ही कहा था मैंने कि थर्मोडायनामिक रिक्वायरमेंट सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं, अभी सक्शन वेपर की बात, सक्शन वॉल्यूम की भी बात करूं मैं, किया मैंने कि सक्शन वेपर क्या होना चाहिए, इसी से रिजल्ट मिला कि अगर ये ज्यादा होगा व्हाट हैपन, सक्शन वेपर, अगर आपका पी ज्यादा होगा सक्शन वेपर, पी ज्यादा होगा सक्शन वेपर क्या होगा आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सक्शन वेपर आपका कम होगा, जिसके कारण डायमेंशन क्या होगा, फर्दर कम होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट